नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के कार्यक्रम न्यूज ऑन मैप इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम पिछले सप्ताह खबरों में रही जगहों के मानचित्रण पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख वो जगहें कौन सी हैं जिन पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने हम लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। इससे पहले आपके लिए हम लेकर आए हैं पिछला अभ्यास प्रश्न और उसका जवाब। तो सबसे पहले अभ्यास प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न है, कोंगू हाईलैंड्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन था कि कोंगू नाडु पूर्वी तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है, और दूसरा कथन है यह पलानी पहाड़ियों की उत्तरी ढलानों से लेकर मैसूर के पास कर्नाटक की सीमाओं तक फैला हुआ है। तीसरा कथन है कि प्राचीन तमिलकम में यह चेरों की सीट था। अब आपको बताना था इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, कोंगू नाडु की अगर बात करेंगे तो यह पूर्वी तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये आपका पूर्वी तमिलनाडु का नहीं बल्कि उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु का क्षेत्र है, और इसमें तमिलनाडु ही नहीं बल्कि उसके आसपास केरल और कर्नाटक के क्षेत्र भी आते हैं। तो इसलिए पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा यह है कि पलानी पहाड़ियों की उत्तरी ढलानों से लेकर मैसूर के पास कर्नाटक की सीमाओं तक फैला हुआ है, यह कथन सही है। और तीसरा है कि प्राचीन तमिलकम में चेरों की सीट भी थी। तो ये दूसरा और तीसरा अर्थात बी विकल्प आपका सही होता है। तो देखिए व्याख्या देखिए सबसे पहले ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, और पलानी जो पहाड़ियां हैं यहां पर अगर आप देखेंगे तो कोंगू नाडु जो क्षेत्र है यहां पर पलानी पहाड़ियां हैं, और पलानी पहाड़ियों के उत्तरी ढलान से लेकर कर्नाटक के बॉर्डर तक इसका विस्तार है। तो यह कथन आपका सही था। इसके अलावा एक कथन क्या कह रहा था इससे पूर्व कि प्राचीन तमिलकम में चेरों की सीट थी, अभी सही था, लेकिन कह रहे हैं कि कोंगू नाडु पूर्वी तमिलनाडु का उपजाऊ क्षेत्र है। और यहां पर मैप में आप देख रहे हैं तो बेसिकली ये तमिलनाडु का ये आप मैप देख रहे हैं और तमिलनाडु के ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से में है। तो इस लिहाज से आपका पहला कथन गलत हो गया था। देखिए, कोंगू नाडु जिसे कोंगू मंडलम के नाम से भी जाना जाता है, और तमिलनाडु के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी भाग में, कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, अगर कर्नाटक के देखेंगे तो दक्षिण पूर्व में आपको दिखाई देगा। इसके अलावा केरल से आप देखेंगे तो कहां दिखाई दे रहा है, पूर्वी केरल के हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो इन हिस्सों के भी थोड़े थोड़े इनके हिस्से भी हैं, केरल के भी अब पूर्वी हिस्से में, कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी हिस्से में। तो इन हिस्सों को मिलाकर और साथ ही साथ पलानी पहाड़ी के उत्तरी ढलान से लेकर कर्नाटक तक इसका विस्तार है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र का उल्लेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के पतिरपट्टू साहित्य में एक संपन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी मिलता है। तो फिलहाल यह व्याख्या आपकी सही थी। अगला प्रश्न जो है आज का पहला प्रश्न है, और इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। यहां पर कुछ वन्य जीव अभयारण्य के नाम दिए गए हैं और विकल्प के आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है कि कौन से वन्य जीव अभयारण्य की स्थिति केरल के अंदर है। अब देखिए, वन्य जीव अभयारण्य जो पहला है वो है अरलम वन्य जीव अभयारण्य, दूसरा बेगूर वन्य जीव अभयारण्य, तीसरा चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य, चौथा इडुक्की वन्य जीव अभयारण्य और पांचवा नेयर वन्य जीव अभयारण्य। तो देखिए, अगर केरल की बात करेंगे तो ये सारे के सारे अरलम, बेगूर आपका वायनाड में स्थित है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की और नेयर, ये सभी वन्यजीव अभयारण्य आपके केरल में स्थित है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। तो डी विकल्प आपका सही है। तो देखिए यहां क्रम से आप देख सकते हैं, अरलम वन्यजीव अभयारण्य की स्थिति यहां पर है, पहला जो विकल्प आपका था। दूसरा था बेगूर वन्यजीव अभयारण्य, तो वायनाड यहां पर है, यहीं पर बेगूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थिति है। इसके अलावा तीसरा था चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य। तो आप देखिए चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य यहां पर दिखाई दे रहा है, ये स्थिति है इसकी। इसके अलावा आपका था नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपको इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इन सबकी स्थिति आप देख सकते हैं कि चाहे वो अरलम हो, वायनाड में स्थित बेगूर हो, या चिन्नार हो, या इडुक्की हो, या नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारे की स्थिति कहां पर है, केरला में है। इस लिहाज से आपका सभी सही विकल्प था। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर आपको विचार करना है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला, इसे मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, एक अभयारण्य की बात की जा रही है। दूसरा है, यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है और इसमें दक्षिणी नम मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और शोला वन सहित विविध वन है। तीसरी है, इसमें जो तीसरा कथन है वो यह है कि
इसमें बाघ, तेंदुए, ढोल, गौर, हिरण, हाथी सहित विविध जीव जंतु पाए जाते हैं। तो देखिए ये सारी विशेषताएं आपसे पूछी जा रही हैं और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उपरोक्त विवरण सबसे अच्छा मेल खाता है। मतलब इन विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प सही है जिसमें ये सारी विशेषताएं पाई जा रही हैं। पहला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भद्रा वन्यजीव अभयारण्य, तीसरा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए अगर बात करेंगे मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में जाना जाता है, ये विकल्प हो गया, या प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व ये है, ये विकल्प हो गया, या ये सारे जीव जंतु जो पाए जा रहे हैं ये हो गए। इसके लिहाज से आप देखें तो बी विकल्प सही है, जो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मुथोडी भी कहलाता है, ये स्थित है। ये सारी विशेषताएं इसमें, ये चिकमंगलूर जिले में स्थित है। चिकमंगलूर जिला कहां पर है? तो चिकमंगलूर जिला आप देख सकते हैं, भद्रा, ये इसकी बात की जा रही है और ये स्थित है कर्नाटका में। तो इसी की स्थिति की ये सारी विशेषताएं जो है वो सही है। अब देखिए हुआ ये था कि यहां पर ये चर्चा में इसलिए आया था क्योंकि मानव और हाथियों के संघर्ष कुछ जिलों में देखे जा रहे थे, चाहे वो हासन हो, चिकमंगलूर हो, या यहां पर आप देख सकते हैं चिकमंगलूर हो गया, आपका हासन हो गया, या कोडागू जिला हो गया। तो इसमें क्या होगा, यहां पर मानव हाथियों के बीच जब संघर्ष ज्यादा होने लगा तो उनकी सॉफ्ट रिलीजिंग ले जाकर कहां पर की गई? यहीं पर भद्रा में ही की गई। इसलिए भद्रा नेशनल पार्क और जो यहां पर सेंचुरी है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जिसको मुथोडी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, आप ध्यान रखेंगे टाइगर रिजर्व भी है, यहां पर सॉफ्ट रिलीजिंग की गई एलिफेंट्स की, इसकी वजह से ये चर्चा में था। तो ये भी दूसरा तथ्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या पाई गई जबकि सबसे कम राजस्थान में थी। दूसरा है गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही विकल्प का चुनाव करना है। दोनों में से कौन सा विकल्प सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा, एक और दो, दोनों, या ना तो एक ना ही दो। तो देखिए पहले कथन पर पहले विचार करिए। उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या पाई गई, यहां तक एकदम सही है। इसके अलावा जबकि सबसे कम राजस्थान में पाई गई। अब देखिए सबसे कम राजस्थान में नहीं है बल्कि सबसे कम कहां है? पंजाब में है। तो इस लिहाज से आपका पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है? गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है, दूसरा कथन सही है। तो केवल दूसरा आपका सही हो रहा है। पहला अगर राजस्थान नहीं होता, इसकी जगह पंजाब होता तो पहला भी सही हो जाता, लेकिन फिलहाल राजस्थान की वजह से पहला गलत है। विकल्प क्या सही होगा? तो केवल दो, अर्थात बी विकल्प आपका सही होगा। अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में संख्या सर्वाधिक है, कितनी है? 2397, बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815, झारखंड में 162, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 95, वहीं पंजाब में केवल 3। तो इस लिहाज से सबसे कम कहां पर है? पंजाब में है। तो यह विकल्प आपका गलत हो गया। अब देखिए गंगा डॉल्फिन के बारे में कुछ तथ्य है। एक तो यह है कि गंगा डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, मीठे पानी में पाई जाती है, विशेष रूप से गहराई में पाई जाती है, और ये 30 सेकंड से लेकर 120 सेकंड तक के लिए, इस 120 सेकंड के अंतराल पर ये ऊपर आती है सांस लेने के लिए। इसी वजह से इसको सूस भी या सूसु भी कहा जाता है। इसकी इस प्रवृत्ति के कारण सामान्यतः ये माना जाता है कि ये अंधी होती है और अल्ट्रासोनिक जो ध्वनि उत्सर्जित करती है उसी के माध्यम से अपना शिकार करती है। काफी तेज बुद्धि की मानी जाती है, स्मार्ट मानी जाती है। साथ ही साथ इसके अधिवास और वितरण की बात करेंगे तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों में ये इसका वितरण है, और भारत के 7 राज्यों में असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में इनकी उपस्थिति देखी जाती है। संरक्षण की स्थिति की बात कर लें तो IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त साइट्स के परिशिष्ट 1 में, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में है। अब इनकी आवास की जो क्षति हो रही है, प्रदूषण की स्थिति जो बढ़ रही है, जलवायु परिवर्तन, बायकैच या शिकार की वजह से इनकी स्थिति संकटग्रस्त बनी हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक जिले में ही डॉल्फिन सफारी की शुरुआत की गई है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो डॉल्फिन सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में। इतना हिंट आपको मैंने दे दिया कि उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। कहां शुरू की गई ये बताइए। अब संरक्षण के प्रयास के अंतर्गत जैसे प्रोजेक्ट टाइगर था उसी तरह प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में शुरू किया गया। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय बिहार में और भारत में ये एशिया का पहला डॉल्फिन सेंटर बनाया गया है। और डॉल्फिन को समर्पित जो अभयारण्य की बात करें तो विक्रमशिला अभयारण्य बिहार में 1991 में, 1991 में, और हस्तिनापुर अभयारण्य उत्तर प्रदेश में जो प्रस्तावित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डॉल्फिन जो होती है वो बहुत स्मार्ट मानी जाती है, वो काफी तीव्र बुद्धि की मानी जाती है, एक अच्छी शिकारी भी मानी जाती है। इसके संरक्षण के लिए
प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में भूकंप की तैयारियों और पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत भूकंप के प्रति संवेदनशील है। इसका लगभग 59% क्षेत्र भूकंपीय गतिविधियों के प्रति संवेदनशील है। दूसरा कथन है, भूकंप के जोखिम के आधार पर देश को 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की भूकंप जोखिम अनुक्रमण परियोजना भारतीय शहरों में भूकंप के जोखिमों का आकलन करती है, जिसमें चरण 2 में 50 शहर शामिल है। इनमें दोनों कथनों के आधार पर बताना है कि कौन से दोनों कथन सही हैं। तो देखिए, इसमें दोनों कथनों पर विचार करेंगे। भारत भूकंप के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल है, और इसका 59% क्षेत्र भूकंपीय गतिविधि के अंतर्गत आता है, संवेदनशील है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसमें विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपके दोनों कथन सही हो जाते हैं, इस लिहाज से आपके उपरोक्त सभी सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर अगर भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो जो विशेष रूप से जो पूर्वोत्तर भारत है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा आप देख रहे हैं या बिहार का यह हिस्सा देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और गुजरात का यह हिस्सा, ये जो लाल रंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो वो है जहां पर भूकंप की तीव्रता 9 से भी ज्यादा आने की संभावना है, और इसको वेरी हाई रिस्क जोन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये सारे क्षेत्र जो येलो कलर में दिख रहे हैं, ये क्षेत्र क्या है? ये हाई रिस्क जोन के अंतर्गत आते हैं, जिसको कि जोन 4 कहा जाता है। जो वेरी हाई रिस्क जोन है वो जोन 5 है। अब हाई रिस्क जोन में इंटेंसिटी जो होगी वो 8 होगी। 8 अगर इंटेंसिटी का भूकंप आता है तो वो इस श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जोन 3 जो होता है वो ये वाला येलो जो दिख रहा है, लाइट येलो जो आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है, जो कि मॉडरेट रिस्क जोन है, इंटेंसिटी 7 होगी। इसके अलावा जोन 2 जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, लो रिस्क जोन है, जहां पर कि 6 और उससे जो लोअर इंटेंसिटी का भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा, तो उसको उसके अंतर्गत रखा गया। तो ये भूकंपों की श्रेणियां हैं, इसके अंतर्गत विभाजित किया गया। इसके अलावा भी कुछ प्रयास किए गए हैं, जैसे भूकंपों को देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए जो सिस्मिक ऑब्जर्वेटरी है उसकी संख्या बढ़ाई गई। 2014 में 80 थी, अब बढ़कर फरवरी 25 तक इस ऑब्जर्वेटरी की संख्या 168 हो जाएगी। विशेष कार्यक्रम कुछ चलाए गए, जैसे एनडीएमए ने मार्च 2025 में दूरदर्शन पर आपदा का सामना नामक एक भूकंप चर्चा कार्यक्रम ही प्रसारित किया। 10 बिंदु का एजेंडा है पीएम मोदी का। 2016 में आपदा जोखिम को कम करने के लिए 10 बिंदु का एजेंडा प्रस्तुत किया गया कि 2047 तक आपदा प्रतिरोधी भारत के लिए एक कैसे दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इमारतों का रेट्रोफिटिंग किया गया। इसके लिए मतलब भारत के लगभग 59% भूमि क्षेत्र को जो भूकंप की संभावना है वहां पर भवन निर्माण के लिए जो नियम है उसको सख्ती से लागू किया जाएगा, इसलिए नियम बनाए गए। इसके अलावा हिमालयी क्षेत्र में जो भूकंप है उसकी तैयारी को ठीक किया गया, क्योंकि वो आप देखा आपने मैप में कि हाई रिस्क जोन में हिमालयी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र हैं। सरल भूकंप सुरक्षा के दिशा निर्देश, जो दिशा निर्देश बहुत जटिल थे उनको सरल तरीके से वो दिशा निर्देश जारी किए गए। जोखिम स्थानांतरण तंत्र और बुनियादी ढांचे का बीमा, इसका मतलब अगर कहीं नुकसान होता है तो उसके बीमा की व्यवस्था होगी, ताकि भूकंप के नुकसान को जो लोग झेल रहे हैं उसमें कमी लाई जा सके। भूकंप ऐप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भूकंप ऐप का शुभारंभ किया गया। मतलब भूकंप ऐप जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार का एक मोबाइल ऐप है, जो कि उपयोगकर्ता इसका जो भी उपयोग करेगा वास्तविक समय में भूकंप की जानकारी ये प्रदान करेगा। इस ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई बार लगता है भूकंप आया है कि नहीं आया है, डाउट होता है। ऐप अगर आपके पास होगा तो आप समझ जाएंगे कि भूकंप आया है, कितनी तीव्रता का आया है, ये ऐप आपको बता देगा। करीमपुझा वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में एक जीव सर्वेक्षण में जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के कारण चर्चा में था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में या राज्यों में स्थित है? विकल्प आपके सामने है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा। सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है आपका विकल्प क्या है? विकल्प तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा। करीमपुझा पूछ रहा है तो करीमपुझा केरल में है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, बी विकल्प सही है। व्याख्या देख लीजिए। तो देखिए केरला में है करीमपुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहां पर है? तो देखिए ये इसकी स्थिति है, ये आपको दिख रहा है यहां पर करीमपुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये केरल का सबसे युवा संरक्षित क्षेत्र है। करीमपुझा जो है सबसे युवा वन्यजीव अभयारण्य है। हाल ही में यहां पर आप देखेंगे कि ये जो जिस हिस्से में आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है, यहां पर नीलांबुर वन प्रभाग है। यहां पर 63 नई प्रजातियों को लिस्टेड किया गया है करीमपुझा में। हाल ही में कितनी नई प्रजातियों को? तो 63 नई प्रजातियों को लिस्टेड किया गया है। यहां पर कुछ खानाबदोश जनजातियां रहती हैं, जिसमें कि चोल नायकन केरल के गुफावासी करीमपुझा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत रहते हैं और उनको पीबीटीजी के अंतर्गत सम्मिलित भी किया गया है। अर्थात जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है उनके अंतर्गत ये दोनों जनजातियां जो चोल नायकन है और केरल के गुफावासी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ राज्य है।
और आपको इस पर विचार करना है कि ये सही है सुमेलित की नहीं है, कितने इसमें सही हैं। बीजापुर छत्तीसगढ़, पश्चिम सिंहभूम झारखंड, गढ़चिरौली महाराष्ट्र, सुकमा छत्तीसगढ़, निम्नलिखित में से कितने सही सुमेलित हैं? तो देखिए यहां पर कि सभी के सभी सही सुमेलित हैं, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प, सभी सुमेलित है। ये सभी जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली अभी चर्चा हो रही थी किस चीज की? तो भारत को नक्सल प्रभाव से मुक्त करने की। 2026 तक कहा गया गृह मंत्री जी के द्वारा कि नक्सल प्रभाव से मुक्त किया जाएगा। 2024 के अंतर्गत देखें तो 38 जिलों तक इसको सीमित किया गया है। ये आपको नक्सल प्रभावित जिले दिख रहे हैं। और विशेष रूप से इससे जुड़ा हुआ एक क्षेत्र होता है जिसको दंडकारण्य कहा जाता है। तो आप ऑप्शन इसको बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जगहें आती हैं। अब अगला प्रश्न है, पीपल पंका बांध जो खबरों में था भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ओडिशा, असम, केरल या कर्नाटक? तो आपका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है पीपल पंका जो बांध है वो स्थित है विकल्प है ओडिशा में। इसके बारे में देखिए क्यों चर्चा में था। सबसे पहले इसकी स्थिति देखिए, तो इसकी स्थिति कहां पर है? ये आपको दिख रहा है, यहां पर इसकी स्थिति है। और ये बेसिकली जहां पर स्थित है वहां दो नदियों का संगम है। उड़ीसा में जहां पर यह स्थित है वहां पर ऋषि कुल्या और ओडांगी, ये दो नदियां हैं, इन्हीं दो नदियों के संगम पर स्थित है। और पर्यावरणविदों के द्वारा यहाँ पर और स्थानीय निवासियों के द्वारा जो बांध बनाया जा रहा था उसको लेकर काफी विवाद हो रहा था। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। 1996 से 1996 से इसके लिए प्रयास शुरू हुआ, फिर बीच में रुक गया, फिर प्रयास शुरू हुआ। आप देखेंगे 1996 में टाटा स्टील इस्पात संयंत्र के लिए जलापूर्ति के लिए जब यहाँ पर शुरुआत हुई तो भारी विरोध हुआ, फिर परियोजना रोक दी गई। 2023 में इसका पुनरुद्धार किया गया, फिर से रुक गया, फिर 2024 में सक्रिय हुआ, फिर स्थानीय लोगों और पर्यावरणविदों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो इसकी वजह से ये चर्चा में था। तो याद रखिएगा विशेष रूप से इसकी बात हो रही है पीपल पंका डैम परियोजना जो है ये बेसिकली ऋषिकुल्या और ओडांगी नदियों के संगम पर स्थित है। और कहां पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है और ये चर्चित था। अब बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और जिम्मेदारी इसकी आप पर होती है। इस अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। तो फिलहाल अभ्यास प्रश्न आप देखिए और इसका सही जवाब दीजिए। उत्तरी सेनेटल द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंडमान द्वीप समूह के मध्य समूह के पूर्व में स्थित है। दूसरा, यह द्वीप अंडमान और निकोबार आदिवासी जनजातीय संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत संरक्षित है, जो 5 समुद्री मील की दूरी के भीतर इसके पास जाने पर प्रतिबंध लगाता है। और तीसरा, यह दुनिया की अंतिम बची हुई अलग थलग जनजातियों में से एक सेंटिनलीज का घर है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है? विकल्प आपके सामने हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 2 और 3 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब जरूर दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह इस अभ्यास प्रश्न के जवाब के साथ कुछ अन्य चर्चित स्थलों के मानचित्रण पर आधारित एक नए एपिसोड के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।